हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के लिए ट्रायंगल चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और आज के क्लास में देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में ट्रायंगल चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल्स में हमें दो चीज़ें पढ़ना है। एक तो पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सिमिलर फिगर को समझ लेते हैं कि सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर को समझने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर को भी जानना होगा, जो कि क्लास 9th में पढ़ा होगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्लास 9th में जब हम पढ़े थे तो कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़ना था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जब क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं तो सिमिलर फिगर और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो कि क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं, उसमें क्या होता है कि दो ऐसा फिगर जिसका शेप और साइज दोनों ही अगर सेम है तो फिर उसे हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में अगर हमें कहना हो तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में होता है कि शेप एंड साइज आर इक्वल। लेकिन सिमिलर फिगर क्या होता है? सिमिलर फिगर का मतलब होता है कि दो ऐसा फिगर जिसका शेप तो सेम होगा। जैसे सपोज एग्जांपल्स के लिए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही होना चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए, सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए। यानी कि जिसका शेप तो इक्वल होगा लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ये दो क्राइटेरिया होगा सिमिलर फिगर के अंदर। पहला जो शेप होगा, शेप जो होगा इसके अंदर वो इक्वल हो सकता है, शेप्स आर इक्वल। बट इसका जो साइज होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है। अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम और समझाएंगे कि किस तरह से शेप इक्वल होता है और साइज अलग हो सकता है। सबसे पहले जैसे दो सर्कल है अगर, तो ये दोनों ही सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा जब दोनों ही सर्कल बिल्कुल शेप इसका और साइज दोनों ही सेम होना चाहिए। यानी कि अगर इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों ही रेडियस जो है कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर हम बात करें सिमिलर फिगर के, तो जितने भी सर्कल होंगे, चाहे वो छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो या इससे भी छोटा सर्कल हो। सपोज ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। तो ये सारे ही सर्कल सिमिलर फिगर कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो फिगर है हमारा उसका शेप बिल्कुल सेम है, साइज डिफरेंट है, तो इसीलिए ये एक तरह से सिमिलर फिगर है। लेकिन यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो 100% सिमिलर तो हो ही जाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप सेम है, साइज भी सेम है, तो और भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो गए। यानी कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते ही हैं। लेकिन जो भी सिमिलर फिगर है ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो ही जाए, वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कुछ छोटा सा एग्जांपल्स था सिमिलर फिगर के बारे में और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। चलिए, तो क्लास 10th के लिए जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थेल्स मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ट्रायंगल्स के लिए एक थ्योरम बताया, जिन्हें हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है हमें वो भी याद करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी स्टेट एंड प्रूफ दोनों ही पूछ देता है, और अगर कभी कभी सिर्फ प्रूफ पूछेगा तो वहाँ पे हम उसे प्रूफ कर देंगे। तो चलिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है सबसे पहले उसे हम प्रूफ कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से इसे हम एग्जाम्स में प्रूफ करेंगे। तो ये मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया है। इस स्टेटमेंट को भी याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर स्टेट एंड प्रूफ लिखा हुआ रहेगा तो हमें इसे स्टेटमेंट को लिखना भी होता है। तो सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है, ये थ्योरम क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर मैं इसे प्रूफ कराऊंगा। ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी अगर एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC। इस ट्रायंगल में टोटल 3 साइड से हम जानते हैं ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होता है। तो इस 3 साइड में किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर लाइन खींच दे, सपोज यहाँ पे हम BC के पैरेलल में एक लाइन खींच दे रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से,
BC के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दिया और ये जो लाइन है वो AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरीके से मैंने DE लाइन खींच दिया जो कि BC के पैरेलल है और ये AB लाइन को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC लाइन को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब कभी भी किसी भी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो इसका जो रेशियो होता है, ये जिस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है उस साइड का जो रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि AD/DB इक्वल हो जाएगा AE/EC। बस यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है और यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे हम प्रॉपर ढंग से अभी प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करे पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि बाकी के दो साइड को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तब जो होगा देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तब ये दोनों जो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AD/DB इक्वल होगा AE/EC के। जरूरी नहीं कि ये BC के ही पैरेलल हो, किसी भी ट्रायंगल में सपोज ये कोई ट्रायंगल है ABC, ये ऐसे भी हो सकता है इसके पैरेलल, AC के पैरेलल, तो चाहे किसी के भी पैरेलल हो। अगर ये AC के पैरेलल है, सपोज यहाँ पे D है और E है, तो अब क्या होगा, यहाँ से BE/EC का जो रेशियो होगा वही BD/DA का रेशियो हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे वाले लाइन इस वाले के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब यही है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देता है। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। सपोज ये ट्रायंगल है हमारा, ये ABC एक ट्रायंगल हो गया। अब कह रहा है कि इस ABC ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन खींचो। यहाँ BC के पैरेलल एक लाइन खींच दिए, ये DE लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ गिवन लिखना होता है। जब भी किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर DE और BC पैरेलल लाइन है। तो लिख लेंगे अ ट्रायंगल ABC in which DE पैरेलल BC। एक ट्रायंगल है ABC और इसमें DE और BC दोनों पैरेलल लाइन है। इसके बाद प्रूफ क्या करना है वो लिखना है। टू प्रूफ यहाँ पे करना है कि AD/DB का जो रेशियो होगा AD/DB वो इक्वल हो जाएगा AE/EC के। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है। देखो माइंड में अब एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे चार साइड है AD, DB, AE और EC। AD, DB, AE और EC, इस चारों साइड से हमें ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल का बस एरिया निकालना है। तो अगर हम देखें AD साइड से, AD को बेस मानते हुए अगर ट्रायंगल देखना चाहे तो AD जो है वो ADE ट्रायंगल का एक साइड है। तो ADE ट्रायंगल का अगर साइड है AD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बस याद रखना ये सब जो साइड है इसे हमें बेस लेना है। अगर हम AD को बेस लेते हैं, ADE ट्रायंगल के लिए AD को अगर बेस लेते हैं तो AD के ऊपर में एक परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए सामने वर्टेक्स से। तो वो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। सपोज ये EM जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है AD के ऊपर। क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि AD को बेस मानते हुए हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बेस है तो हाइट होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए। सेम ऐसे ही जो AE साइड है, AE ये साइड है, इसके ऊपर भी सामने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि फिर इसे भी बेस लेकर के हमें एरिया निकालना होगा। ट्रायंगल में हम किसी भी साइड को बेस मानते हुए एरिया निकाल सकते हैं। तो जब हम AE को बेस मानेंगे तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिए DN। अब आ जाते हैं DB साइड के ऊपर। तो DB जो साइड है हमारा, DB साइड से किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। DB साइड किसी भी ट्रायंगल में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, B से E को मिला देंगे।
इससे क्या होगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा BDE, और ऐसे ही C से D को मिला देंगे तो हमारे पास एक दूसरा ट्रायंगल बन गया CED। अब इस दोनों ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है BD को बेस मानते हुए। तो इस दोनों के लिए बेस और हाइट तो मिल गया, इस दोनों को अगर बेस मानते हैं तो फिर हाइट कौन सा लेना होगा ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। और एक सपोज हमारे पास ये नॉर्मल सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम इसमें बेस लेना चाहें तो इस साइड को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। सपोज इसको हम बेस लिए तो हाइट क्या होगा, सामने वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, यही इसका हाइट हो जाएगा। यानी ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम इसे बेस लेते हैं, इस वाले साइड को अगर बेस लेते हैं तो हाइट जो होगा सामने वाला वर्टेक्स यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 90 से बड़ा ये लाइन गया हुआ है। तो जब ये 90 से बड़ा लाइन है तो यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री नहीं बनाएगा, हमेशा 90 से बड़ा ही हो जाएगा। तो इस केस में जो हाइट यहाँ पे हम लेते हैं वो इस वाले साइड को आगे एक्सटेंड करने के बाद जो यहाँ परपेंडिकुलर आता है वही परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए हाइट हो जाता है। तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में इस तरीके से ये बेस होगा और बेस को ही आगे बढ़ाने के बाद सामने वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होगा वही हाइट हो जाएगा। फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो BDE, ये वाला जो ट्रायंगल है BDE, इसमें अगर हम DB को बेस ले रहे हैं तो DB यहाँ पे जो है 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ से कोई भी लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं जा सकता है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, BD लाइन को ही आगे एक्सटेंड किया गया है। देखो ये जो BD लाइन है ये ही तो आगे गया हुआ है और यहाँ E से इस पे परपेंडिकुलर आया हुआ है। इसका मतलब BD को अगर बेस लेते हैं तो EM हाइट हो सकता है इस वाले ट्रायंगल के लिए, BDE के लिए। सेम ऐसे ही CED, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम EC को बेस लेते हैं तो यहाँ से कोई भी लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ होगा। तो फिर क्या करेंगे, CE लाइन को ही ऊपर की तरफ ये बढ़ाया गया है और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है DN, ये जो DN है वो इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। तो अब सारे ही साइड के लिए बेस और हाइट हम निकाल चुके हैं, तो बस सबका एरिया निकाल देना है। तो सबसे पहले यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा, जितना भी चीज़ है यहाँ कंस्ट्रक्शन किए हैं उसे लिख देना है। सबसे पहले यहाँ हम ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD एंड DN परपेंडिकुलर AE। सबसे पहले EM ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर और DN ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर। इसके बाद क्या किए हैं, ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को मिला दिए हैं। अब प्रूफ करेंगे। अब जितने भी ट्रायंगल अभी बताए हमने सबका एरिया निकालना है। सबसे पहले अगर हम AD को बेस लेते हैं तो यहाँ पे ADE, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम 1/2 बेस रखेंगे AD वाले साइड को, AD को बेस रखेंगे और हाइट हो जाएगा EM। तो ये हमारा एरिया आ गया ADE का। इसके बाद हम एरिया निकाल लेते हैं। DB जो साइड है इसको बेस मानते हुए BDE, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। जैसे जैसे यहाँ जो जो साइड लिखा हुआ है बस सारे साइड को बेस लेते हुए ट्रायंगल देखो और वहाँ पे एरिया निकाल दो। तो BDE का एरिया निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हाफ बेस हमें क्या लेना है, यही DB साइड को बेस लेना है, DB, और इनटू हाइट। इसके ऊपर अभी मैंने समझाया कि इस बेस के ऊपर जो हाइट होगा वो EM हो जाएगा, EM। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों डिवाइड में है, AD/DB लिखा हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं AD/DB डिवाइड में आ जाए तो इसके लिए हमें दोनों के एरिया को डिवाइड कर देना होगा। तो दोनों के एरिया को डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये 1/2
AD इंटू EM, और यहाँ पे है 1/2 DB इंटू EM। यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EM कैंसिल हो जाएगा, आ गया AD/DB। तो पहला जो पार्ट है हमारा AD/DB वो हम ला दिए, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दोनों का जो एरिया का रेशियो आया वो आ गया हमारे पास AD/DB। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक हम कर लिए, दोनों का एरिया का रेशियो निकाल लिए। अब इस वाले दोनों साइड से हमें एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम एरिया निकालेंगे किस ट्रायंगल का, तो AE जो साइड है, AE साइड से कौन सा ट्रायंगल है, फिर से वही ADE ट्रायंगल ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। फिर से हम ADE का एरिया ही निकालने जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो हमें बेस लेना है वो लेना है AE, और जो हाइट लेंगे वो हो जाएगा DN। फिर दूसरा जो हमारे पास साइड है EC साइड से ट्रायंगल देखना है CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, हाफ बेस इस बार EC को रखेंगे और हाइट हो जाएगा इसके लिए DN। फिर से दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन में है, तो इस दोनों एरिया को डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू हाफ AE इंटू DN बाई हाफ EC इंटू DN। DN से DN कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, इसका वैल्यू आ गया AE बाई EC। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास। यहाँ पे दोनों एरिया का जो रेशियो आया वो AD/DB और यहाँ पे आया AE/EC। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो ये कब इक्वल होगा, जब इसके दोनों साइड LHS का वैल्यू अगर सेम हो जाए। तो LHS का वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पे भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वहाँ है नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, जबकि यहाँ है नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो किसी भी तरीके से अगर BDE का एरिया और CED का एरिया अगर इक्वल हो जाए तो फिर इसके RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें BED और CED का एरिया इक्वल करना है। तो फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो BED ये वाला ट्रायंगल है BED, और CED ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें इक्वल करना है। तो इसके एरिया को इक्वल करने के लिए क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा। उस थ्योरम में क्या था कि किसी भी बेस पे, सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ही ट्रायंगल अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच है तो फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था DE और BC ये दोनों पैरेलल लाइन है, और DE के बेस पे ही BDE ये ट्रायंगल आ रहा है, और CED ये जो दोनों ट्रायंगल है DE बेस के ऊपर है और पैरेलल लाइन के बीच है, इसीलिए इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इस बात को हमें लिख देना है यहाँ पे कि ट्रायंगल BDE एंड CED आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये हमें दो लाइन लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल BED ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम parallels, therefore triangle BDE area of triangle
देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बी ई डी का जो एरिया है, बी डी ई का एरिया और सी ई डी का एरिया इक्वल हो गया है। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों को अगर हम एक साथ देखना चाहें तो इसका LHS इक्वल हो गया है, क्योंकि LHS में ADE और BDE है, यहाँ पे ADE और CED है, और CED और BDE का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से हमारे पास LHS इक्वल हो गया, इसीलिए इसका RHS भी इक्वल हो जाएगा। और RHS में है AD/DB इक्वल टू AE/EC, AD/DB इक्वल टू AE/EC। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से थेल्स थ्योरम को हम प्रूफ कर सकते हैं। इसमें याद बस एक ही चीज़ रखना है कि यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जो साइड का रेशियो इक्वल करना है, बस उस साइड का एरिया निकालना है। और 9th क्लास का एक थ्योरम अप्लाई कर देना है कि पैरेलल लाइन के बीच है तो एरिया इक्वल है, बस इसी से ये प्रूफ हो जाता है।